स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज़ादी के बाद एक चीज को लेकर काफी डिबेट हो रहा था जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था। और डिबेट ये था कि क्या जो वोटिंग का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, क्या वो हमें सभी को दे देना चाहिए। देखिए, आप में से शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आज़ादी के बाद 21 ईयर्स था वोटिंग एज, मतलब 21 साल के अगर आप हो जाएंगे तभी आपको वोट देने का अधिकार था। और इसको अमेंडमेंट लाया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा 1988 में, दैट इज 61st अमेंडमेंट। और ये जो वोटिंग एज है इसको घटाकर 18 साल किया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद इस चीज को लेकर डिबेट था कि क्या 21 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, क्या सभी को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, एक सर्टेन लिमिट लगा देनी चाहिए कि अगर आप 8th पास हो, 10th पास हो, मतलब अगर आप एजुकेटेड हैं तभी आपको मिलना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, यही तय किया गया कि ये जो वोटिंग का अधिकार है ये बहुत ही बेसिक राइट है, मतलब ये तो हमारे देश के हर नागरिक को मिलना ही चाहिए। हम यहाँ पर क्लास डिवाइड नहीं कर सकते, ये बहुत गलत होगा। बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है, कई सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तो अगर ये वोटिंग का भी अधिकार हम लोगों से ले लेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही नहीं है। और देखिए, मेरा भी जहाँ तक मानना है कि ये बात सही है। भले ही आप कहिए कि अगर मान लो कोई रेडी लगाने वाला है, कोई किसान है, अगर उसने सपोज एजुकेशन नहीं किया है, मतलब 8th क्लास तक नहीं भी पढ़ा है, 10th क्लास तक नहीं भी पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपना अधिकार कुछ हद तक पता है। अल्टीमेटली आपको यह समझना है, हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जब भी चुनाव आता है तो आपको पता ही होगा जो नेता लोग हैं वो अल्टीमेटली लोगों के पास आते हैं। आप सोच के देखिए, अगर वो वोटिंग का अधिकार सबको नहीं दिया जाएगा तो क्या आज के डेट में जो नेता आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्या वो कर पाते? नहीं कर पाते। और जो राइट्स आज के डेट में, जो हक मिलता है लोगों को, वो भी शायद नहीं मिल पाता। खैर, आपका क्या सोचना है इसको लेकर आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अलग अलग तर्क हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनली आज से जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। फेज 1 या ये स्टार्ट हो रहा है और दुनिया के अलग अलग न्यूज़पेपर से लेकर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन इज सेट टू बिगिन, इंडिया वोट्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से बताऊंगा आपको कि आखिरकार इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और फर्स्ट फेज में क्या होने जा रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। थोड़ा सा हम पीछे भी देखेंगे 2019 और 2014 के इलेक्शन को। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे 2025 का बैच है या फिर कल से हमारा लॉन्ग टर्म बैच 2026 के लिए स्टार्ट हो रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ध्यान रखिएगा, इन बैचेस में आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव का पहला फेज स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट फेज के अंदर करीब 16.63 करोड़ वोटर जो हैं वो वोट डालेंगे। कितने कैंडिडेट्स के लिए? लगभग 1625 कैंडिडेट्स के लिए। और मैं आपको बता ही दूं कि यहां पर जो इलेक्शन होता है, जिन भी असेंबलीज में, मतलब जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यहां पर इलेक्शन होता है, उसके 48 आवर्स पहले ही यहां पर जो कैंपेनिंग का पूरा टाइम है वो खत्म हो जाता है। तो इन जितने भी जगह हैं जहां पर ये इलेक्शन हो रहा है फर्स्ट फेज में, वेडनेसडे को शाम 5 बजे ही जितना भी कैंपेनिंग था वो आपका एंड हो गया था। खैर, इसमें आप देख पाओगे यहां पर जो अलग अलग फेजेस हैं। पहला फेज आज हो रहा है, फिर उसके बाद 26 अप्रैल, उसके बाद 7 में, 13 में, 20 में, 25 में और 7th फेज आपका 1 जून को होगा और फाइनली जो रिजल्ट है वो 4 जून को आएगा। लेकिन जो पहला फेज है, लेट मी टेल यू दोस्तों, सबसे बड़ा फेज होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 21 स्टेट्स एंड यूटीज आपको देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ 92 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का जो राज्य वाला चुनाव होता है वो भी साथ ही में आज ही होने जा रहा है। और आज जो वोटिंग है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी चलेगी। और आप देख सकते हैं पहले फेज के अंदर जो 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो कहां कहां पर हो रहा है। और स्पेशली तमिलनाडु, आप नीचे देख पाओगे, पूरा का पूरा तमिलनाडु में आज ही चुनाव है। और ये 2019 का आप देख रहे हो, बेसिकली एनडीए जो है बीजेपी के द्वारा जो लेड किया गया पूरा दल है, वो आप देख पाएंगे यहां पर कहां कहां पर ये लोग जीते थे और साथ ही साथ जो इंडिया अलायंस है वो कहां कहां पर जीती थी। तमिलनाडु में आप देख सकते हो एक जो सीट आया था वो एक्चुअली एआईएडीएमके की वजह से आया था, लेकिन अभी क्या है वो बीजेपी से सेपरेट हो गई है। और बाकी भी जगह पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग फेजेस के बारे में अगर
आपको दिखना है तो ये मैप काफी अच्छा है। पहला फेज येलो कलर में है, फिर सेकंड फेज ब्लू कलर में आप देख पाओगे। तो इस तरह से आप पॉज करके इसको पूरा देख सकते हैं। खैर, इसके बारे में अगर हम और बात करें तो देखिए, इस बार पोलिंग स्टेशंस पर काफी सारी सुविधाएं इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगाई गई हैं। यहां पर व्हील चेयर्स, वॉलंटियर्स की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, मतलब जो भी डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज, वो अगर चाहें तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन कराया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से उसको बुला सकते हैं। सक्षम ऐप जो है ये आप ले सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो परमानेंट अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं स्कूल्स में, वो सारी चीज़ें परमानेंट के तौर पर बना दी जाएंगी, जैसे रेलिंग वगैरह होता है, ताकि आसानी हो जाए। फिर इसके अलावा एक और खास चीज़ है कि अगर आप पिछले 5 सालों में देखोगे तो लगातार जो इलेक्टर जेंडर रेशियो है वो आपका बढ़ता गया। मतलब हर 1000 मेल वोटर्स पर कितनी फीमेल वोटर्स हैं आप देख पाओगे। यहाँ पर 2019 में ये संख्या 928 थी और अब बढ़कर ये हो गया है 948 के आसपास। फिर इसके साथ साथ इस बार जो चुनाव हो रहा है 2024 का लोकसभा इलेक्शन, इसमें टोटल 49.7 करोड़ मेल वोटर्स हैं, 47.1 करोड़ फीमेल वोटर्स हैं और ट्रांसजेंडर्स की संख्या 48,000 है। और फर्स्ट टाइम वोटर्स अगर हम बात करें जो अभी 18 ईयर्स एंड अबव हुए हैं, जो पहली बार वोट देंगे लोकसभा में, उनकी संख्या 1.8 करोड़ के आसपास है। फिर इसके अलावा यहां पर फर्स्ट टाइम वुमेन वोटर्स की संख्या 85 लाख है, जो कि इस बार पार्टिसिपेट करेंगी। इसके साथ साथ 85 ईयर्स अबव वाले जितने वोटर्स हैं उनकी संख्या 82 लाख है और 100 साल से ऊपर की जो संख्या है जो वोट देंगे उनकी संख्या 2.81 लाख है। और देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मैं आपको बताता हूं। ये जो आप देख रहे हो ना 85 ईयर्स एंड अबव, उनके लिए स्पेशल सुविधा लाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर आप चाहो तो घर बैठ कर भी वोट दे सकते हो। किनके लिए? 85 ईयर्स एंड अबव और साथ ही साथ पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज। ठीक है, ये आप देख पाओगे पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनके लिए, और 85 ईयर्स एंड अबव के लिए वो घर बैठकर, मतलब जो वॉलंटियर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं इलेक्शन कमीशन के, वो वहां पर जाएंगे, बैलेट उनको देंगे और फिर वहां पर अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर इस बार यहां पर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि हमारा प्रयास यह है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कहीं पर भी एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। पिछले 2 साल से इलेक्शन कमीशन इस पूरे लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था और आप देख पाएंगे यहां पर 1.87 लाख पोलिंग स्टेशंस ये आपको देखने को मिलेगा, जहां पर 18 लाख पोलिंग ऑफिशियल्स जो हैं, ये मैं पहले फेज की बात कर रहा हूं, फर्स्ट फेज की, जहां पर 16.6 करोड़ वोटर्स जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 8.4 करोड़ मेन वोटर्स हैं और 8.23 करोड़ वुमेन वोटर्स हैं। फिर इसके साथ साथ यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि बहुत कठिन ठिकानों पर, मतलब आप समझिए ट्रैकिंग करके, ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का दृश्य है। मैं भी देख के हैरान रह गया था। और जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रैकिंग करना पड़ा था, पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा था। इस तरह से वो ट्रैकिंग करके जा रहे थे ताकि लोग अपना राइट्स जो हैं वो आपका निभा सकें। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हो कि जब हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की, तो इसीलिए इसको खास बनाती है कि सही तरीके से वोटिंग होता है। कोशिश होती है कि कोई भी वोटर ना छूटे, चाहे वो कितने भी दूर दराज का इलाका। और आपको पता है भारत एक सब कॉन्टिनेंट है, हर तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो जगह जगह जाना, एक एक कोने में जाना इतना आसान बात नहीं है। खैर, जो चुनाव है वो फ्री एंड फेयर हो, जो कि हमेशा होता आया है, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन देखिए क्या क्या कर रहा है। फ्री, फेयर, पीसफुल, एक्सेसिबल, पार्टिसिपेटेड एंड इंड्यूसमेंट पूरा इलेक्शन होना चाहिए। इसके लिए आप देख पाओगे यहां पर 50% से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस में वेब कास्टिंग कराई जा रही है। मतलब लाइव आप वेब के माध्यम से इसको देख पाएंगे कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है। 50% से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस पे। फिर इसके अलावा 361 ऑब्जर्वर्स डिप्लॉय किए गए हैं ताकि इलेक्शन में पीस और प्योरिटी बनी रहे, किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि दे सर्व एज द आईज एंड ईयर्स ऑफ द कमीशन। और इसके अलावा यहां पर स्पेशल ऑब्जर्वर्स भी डिप्लॉय किए गए हैं कुछ राज्यों के अंदर, जैसे कि 4627 फ्लाइंग स्क्वाड्स हो गए, 5208 स्टैटिस्टिक्स सर्वेलेंस टीम हो गई, 2088 वीडियो सर्वेलेंस टीम हो गई, 1255 वीडियो व्यूइंग टीम्स हो गई। ये सभी लोग राउंड द क्लॉक स्ट्रिक्ट निगरानी रखेंगे जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं, ताकि कोई भी ये ना क्लेम कर सके कि कुछ चुनाव में गड़बड़ हुआ है, कुछ दिक्कत हुई। अगर कहीं कोई दिक्कत भी आती है ना, आई एम श्योर इलेक्शन कमीशन तुरंत संज्ञान लेता है और वहां पर अगर री इलेक्शन कराने की भी अगर जरूरत पड़ी तो वो भी कराया जाता है। ये हमने देखा है अभी तक। खैर, क्योंकि हम यहां पर पहले फेज ऑफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं,
इसमें अगर आप देखोगे कई सारे की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का पहला यहां पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दैट इज उधमपुर। आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद पहली बार वहां पर इलेक्शन होने जा रहा है। इसमें टोटल 12 कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा यहां पर माओइस्ट अफेक्टेड जो एरिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, अक्सर आप बस्तर के बारे में सुनते होंगे, वहां पर भी हाई वोल्टेज कैंपेन हुआ था। और अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको पता होगा कि 29 माओइस्ट जो हैं वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। यहां पर एनकाउंटर हुआ था, सबसे बड़ा एनकाउंटर बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ में करीब 10 साल के बाद। इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो कई सारे अदर जो की कॉन्स्टिट्यूएंसीज आज जो जहां पर इलेक्शन हो रहा है, आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, उसी प्रकार से आसाम में, बिहार में, ये सारे एक्चुअली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। वेस्ट बंगाल में आपको बताया यहाँ पर कोच बिहार हो गया, अलीपुर दुआर्स हो गया, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और फिर अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें, कौन कौन से की कैंडिडेट्स ये पहले फेज में जाएंगे, आप देख पाओगे चिराग पासवान, नितिन गडकरी, नकुल नाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं, फिर इसके अलावा के अन्नामलई तमिलनाडु से, इसके अलावा तमिल साई सुंदरराजन, ठीक है, जो गवर्नर थी तेलंगाना की, उनको गवर्नर पद से हटाया गया और चेन्नई साउथ से वो चुनाव लड़ रही हैं। कनिमोझी हो गई, जितिन प्रसाद हो गए, ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। खैर, यहां पर क्योंकि हम 2024 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम पीछे की तरफ जाते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, 2019 का अगर आप देखोगे तो 37.3% वोट मिला था बीजेपी को, जिन्होंने स्वेप्ट कर लिया था 2019 का इलेक्शन, जहां पर उनको 303 सीट्स मिली थी, जो कि 2014 के इलेक्शन से 21 सीट्स ज्यादा थी, क्योंकि 2014 के इलेक्शन में 282 सीट्स उनको मिला था। फिर इसके अलावा कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो देखिए, कांग्रेस का 8 सीट बढ़ा था और 52 सीट्स मिला था उनको 2019 के इलेक्शन में। लेकिन यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगा, पिछले 2 जनरल इलेक्शन से जो रीजनल पार्टीज का सीट शेयर है वो लगातार गिरा है, और वहीं बीजेपी का जो सीट शेयर है वो आपका बढ़ा है। 2014 में अगर आप देखोगे तो जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे AIADMK, DMK हो गई तमिलनाडु में, फिर आपका तेलंगाना में BRS हो गई, आपका उत्तर प्रदेश में आप देखिए मायावती जी की पार्टी है, फिर समाजवादी पार्टी है, तो ये रीजनल पार्टीज हैं। तो उनका आप सीट शेयर देख सकते हो, 2014 में 203 सीट्स था, जो कि घटकर 2019 में 173 सीट्स रह गया है। और इससे आपको पता चलता है कि जो नेशनल पार्टीज हैं उनका थोड़ा सा दबदबा बढ़ता जा रहा है। फिर इसके अलावा एक और ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, अगर आप देखिए ये बीजेपी का सीट शेयर है, 1980 में आपको पता ही है, 1984 में 2 सीट्स मिला था। फिर उसके बाद करते करते 1999 तक अगर आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का ये जो चुनाव था, वहां तक लगातार सीट जो है आपका बढ़ता गया है, ये अगर आप देखेंगे ट्रेंड। फिर क्या होता है, अगले 2 इलेक्शन में बीजेपी का जो सीट शेयर है वो गिर जाता है, और उसके बाद से मोदी जी के समय ये काफी तेजी से बढ़ता है। वहीं अगर आप कांग्रेस का देखिए तो पिछले 2 बार के इलेक्शन से आपको पता ही है कितना तेजी से यहां पर गिरावट आई है, ठीक है। तो ये कुछ आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। ओवरऑल क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो भारत को हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं और ये सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, ये इतना मायने क्यों रखता है? सिंपल सी चीज है, सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री, सबसे ज्यादा आबादी है, तो क्या होता है कि इतनी बड़ी आबादी का देश अगर चुनाव में जाता है तो पूरे दुनिया की नजर होती है कि क्या होने वाला है। और स्पेशली वो देश जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में है, आप सभी को पता है, और इसका जो भी आउटकम होगा इंटरनेशनली भी आपको इसका काफी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। स्पेशली जो कई सारे हमारे मित्र देश हैं, चाहे UK, US, फ्रांस, इन सभी ने काफी सारे डील्स साइन किया है भारत के साथ, और ज्यादा क्लोज पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है, ये सारे देश जो हैं वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, इसलिए उनको भारत की आवश्यकता है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, लगातार आप करंट न्यूज़ वगैरह देखते रहते हो हमारे वीडियोस वगैरह को, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन कैसे है। आंकड़ों के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कौन से साल में भारत का पहला लोकसभा चुनाव स्टार्ट हुआ था? जनरल इलेक्शन कब हुआ था पहला? इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।